टेबल है बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल है चिल्ड्रन, ये भी दो तरह के होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमारा टेबल है चिल्ड्रन, वो हमारा हिस्टोग्राम की हेल्प से बनता है, और दूसरा जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है बेटा, वो विदाउट हिस्टोग्राम बनता है। वहां पे हम डॉट लगाते हैं और डॉट लगाकर उनको लाइन की हेल्प से हम ज्वाइन करते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले बात करते हैं हम बार ग्राफ की, ठीक है ना। तो बार ग्राफ जो है बेटा, बार ग्राफ हमारा एक कंटिन्यूअस जो है, एक कंटिन्यूअस हमारा बार होगा। बार का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जैसे थोड़ा सा तो हम यहाँ समझ ही सकते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारी एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारी एक्सिस है। इस पर अगर हम ऐसे कंटिन्यूअस बना रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा बार ग्राफ है। ये देख रहे हो ना, ये हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब हमारे एक एक्सिस पर बच्चों कोई गैप नहीं छोड़ा जाता। अगर हमारे एक एक्सिस पर कोई गैप नहीं है तो ये हमारा बार ग्राफ है। अब इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है बच्चों। जो क्लास इंटरवल है हमारा, वो क्लास इंटरवल हमारा एक्स एक्सिस पर आएगा, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कहाँ आएगी चिल्ड्रन, वाई एक्सिस पर आएगी। अब आप सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट को देख लेना। जैसे फ्रीक्वेंसी का जो लोअर लिमिट है और वो अपर लिमिट है, अगर बहुत बड़ा है बच्चों तो इंटरवल आप क्या लोगे, इंटरवल बड़ा बड़ा ले लोगे, और अगर आपका गैप छोटा है बेटा तो आप इंटरवल छोटा ले लेना, ठीक है ना। और उसके बाद कंटिन्यूटी में जैसे 0 to 10, 10 to 20। अब समटाइम्स क्या होता है बच्चों कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारी पहली डिजिट 900 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 900 से लेकर 910, फिर 910 से 920। अब जरा सोचो कि अगर हम बार ग्राफ बनाएं और 900 आगे रखें तो इतना बड़ा तो हमारा ग्राफ पेपर ही नहीं होता कि हम बना सके। तो इस केस में चिल्ड्रन हम क्या करते हैं कि हम 900 को एक जगह रख लेते हैं, और जो हमारा ग्राफ पेपर है बच्चों उसको हम 10-10 पर ही ले लेंगे। जैसे 0 के बाद डायरेक्ट जो हम पहला लेंगे वो 910, दूसरा 920, तीसरा 930 एंड सो ऑन। अब जो 900 को हम एक जगह बच्चों रखते हैं उसको हम किंक से दिखा देते हैं। किंक का मतलब होता है कि जो हमारा पहला स्क्वायर है बच्चों उसमें हमने 900 को एक जगह रखा है, क्योंकि एक रूल है कि ग्राफ पेपर पर जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम इंटरवल इक्वल लेते हैं। जैसे अगर 10 की गैप ले रहे हैं तो सब 10 की गैप पर है। और जो आप बच्चों ऊपर फ्रीक्वेंसी लेते हो, फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप जैसे भी कन्वीनियंट हो। जैसे सपोज करो आपका 10 तक है तो आप एक एक का ले लो। अगर आप मान लो अगर आपके पास 40 है तो आप 4 के ले लो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टू डिजायर ले लो। तो ये तो हमारा हो गया बार ग्राफ। अब दूसरा आ जाओ बेटा हिस्टोग्राम। क्या होता है हिस्टोग्राम, तो देखो ये जो यहाँ पर हमारा है ये है तो बार ही बेटा, लेकिन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में एक बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है। जैसे बार ग्राफ जब हम लेते हैं ना चिल्ड्रन, तो बार मैं इधर बताती हूँ, बार ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच में देखो हमेशा इंटरवल होगा, मतलब ये सब एक दूसरे में चिपके हुए नहीं होंगे। बार का मतलब तो यही है, ये जो हमने डंडे जैसी चीज बनाई, दिस इज नोन एज बार। But when there is a distance between them, then this graph is known as bar graph. And when they are continuously drawn, means there is no gap between two bars, then this is known as histogram. क्या क्या बताए, जैसे ये बेटा इसी को रहने देते हैं। देखो जैसे ये कंटिन्यूअस है ना, तो ये कंटिन्यूअस है तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, और ये देखो इनमें गैप है इतना इतना का, तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। बाकी दोनों को बनाने का बेटा मेथड जो है वो सेम है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पहला वाला बनाते हैं वैसे ही हम दूसरा भी बनाते हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत एक बार बताना बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। रिस्पॉन्स करो बच्चों, आप सुन रहे हो मुझे या सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ? और बच्चे मनीष, विशाखा, कृष्णा, बस और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बेटा? मैं आपको रिवीजन ही तो करा रही हूँ ना। राहुल कहाँ गया आप, चले गए क्या कि मैम रिवीजन करा रही है तो कोई काम नहीं है मेरा यहाँ पे? जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं ना, दिस मीन्स कि वो आप
मोबाइल पे ऑन करके आप चले गए हो। अब नेक्स्ट बच्चों, हम अब यहाँ पर इसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेटा दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम हिस्टोग्राम में ही ड्रॉ करते हैं बच्चों। कैसे ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम में? तो क्या करते हैं बेटा कि जैसे हमने ये बार ग्राफ बनाया ना, तो सबका मिडिल पॉइंट ले लेंगे। हमारे ग्राफ पेपर में तो आपको पता है ना, सबका मिडिल पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि बार ग्राफ में सबका मिडिल पॉइंट ले लेते हैं और सारे मिडिल पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों, स्केल की हेल्प से हम मिला देते हैं। ये एक से दूसरे के बीच में सिर्फ स्ट्रेट होना चाहिए बच्चों, और कोई फर्क नहीं होता। जैसे ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरह से हम करते हैं। और लास्ट में बच्चों जैसे सपोज करो 10-10 की अगर हम गैप लेकर चल रहे हैं, तो हाफ में इसको लाके नीचे मिला देते हैं। और सेम यही चीज बच्चों इस तरफ भी जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ भी। लेकिन क्या है बच्चों, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो कि कोई ह्यूमन बीइंग का बेटा हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स है बेटा, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। कोई भी जो ह्यूमन बीइंग्स होता है बेटा, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स नेगेटिव नहीं हो सकता। या मान लो जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटर किसी चीज की प्रोडक्शन की हम ग्राफ बना रहे हैं, तो मोटरसाइकिल या स्कूटर की प्रोडक्शन की अगर आप ग्राफ बना रहे हैं बेटा, तो कंपनी में अगर सपोज करो किसी ईयर में प्रोडक्शन हम ले रहे हैं अपने टेबल में, तो सपोज करो कुछ भी प्रोडक्शन होगा या बिल्कुल जीरो प्रोडक्शन होगा, नेगेटिव तो प्रोडक्शन कभी नहीं आ सकता बच्चों। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि -2 मोटरसाइकिल बनेगी। उस केस में हम इधर नहीं ले जाते ओरिजिन के, यहीं पर बेटा जो वाई एक्सिस है, जैसे सपोज करो पहला टेबल आपने 8 का बनाया, तो 8 का हाफ क्या हुआ 4, इसको हम यहाँ 4 पे लाके मिला देंगे। मतलब हम नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाएंगे। जो चीजें नेगेटिव नहीं होती बेटा, जैसे प्रोडक्शन हो गया, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो गए बेटा। अगर कोई आपका एग्जाम हो रहा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अब आपको नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप वो बना रहे हो चिल्ड्रन, तो आप उसको दूसरी तरफ ले जाकर नेगेटिव में दिखा सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई ऐसी चीज के आपने हिस्टोग्राम बनाया है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में बेटा हम लोग एक्स एक्सिस पे नहीं मिलाएंगे अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, बल्कि उसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर जो पहला हमारा बार ग्राफ का फ्रीक्वेंसी है उसके हाफ पे ले जाकर बच्चों हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और होती है चिल्ड्रन, और वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है जो हम बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाते हैं। तो वो जो आपका 8th स्टैंडर्ड का था बच्चों, पॉइंट को लगाना, वो हम पॉइंट को डिनोट करके लगाते हैं। अब जैसे सपोज करो पॉइंट कैसे लगाते हैं, अब जैसे पहला वाला हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला हमारा एब्सिसा होता है बेटा, और जो सेकंड वाला हमारा होता है वो सेकंड क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, आपको याद होगा। तो पहले पॉइंट को एक्स एक्सिस पर और दूसरे पॉइंट को वाई एक्सिस पर, इस तरह से डिनोट करते हुए पहले हम सारे पॉइंट को एक साथ लगा लेंगे। और सारे पॉइंट को लगाने के बाद हम क्या करते हैं चिल्ड्रन कि उन सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और फिर रूल यही सेम रहेगा बच्चों, अगर वो नेगेटिव नहीं होने वाला है तो आप उसको वाई एक्सिस पर ही छोड़ दोगे, और अगर जो भी चीज की आप बना रहे हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर वो नेगेटिव होने वाला है चिल्ड्रन, तो अगर होने हो रहा है तो उसको एक्स एक्सिस पर जाके ज्वाइन करोगे। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आज चिल्ड्रन मैंने आपको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो था, जिसका एक क्वेश्चन मैं आपको बनाने दी थी, सबसे पहले मैं आपको दी थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, जो सिंपल था बच्चों, विदाउट क्लास इंटरवल था, उसमें आपका डेटा था और उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो आपने बनाई। फिर मैंने आपको समझाया कि उस डेटा को हम कैसे करते हैं, तो उस डेटा को हम बेटा क्लास इंटरवल से बनाते हैं, और फिर उस क्लास इंटरवल की हेल्प से हम ग्राफ पेपर पर जाकर बच्चों 3 तरह के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बार ग्राफ हो गया, एक हमारा हिस्टोग्राम हो गया चिल्ड्रन, और तीसरा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चिल्ड्रन कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे आप। यहाँ पे सिर्फ मनीष, विशाखा, कृष्णव, बस ये 3 बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
अब देखो चिल्ड्रन, इसी का पार्ट हम थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। इसी के आगे पार्ट में हमें एक और चीज करना है, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसी में है बेटा कंटिन्यूटी में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो, अब जैसे सपोज करो आप एक लूडो खेल रहे हो, लूडो की डाइस को आप थ्रो किया। जैसे आपने लूडो की डाइस को थ्रो किया बेटा, तो आपको ये नहीं पता होता है लूडो की डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, है ना? तो 6 तक नंबर होते हैं, तो जैसे आप थ्रो करोगे बेटा, तो पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, या पॉसिबिलिटी है कि 2 आ जाए, या पॉसिबिलिटी है चिल्ड्रन की 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए बेटा, है ना? तो यहाँ पे 1 से लेकर बेटा 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसे कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक डाइस के लिए 2 होता है। अगर आप एक कॉइन ले रहे हो बेटा, तो एक कॉइन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है बेटा, वो 2 होती है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना? अब जैसे सपोज करो आप लूडो की डाइस को थ्रो किया और आपसे किसी ने पूछा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए बच्चों? फेवरेबल आउटकम 3 हुए, 2, 4, 6। और टोटल आउटकम कितने हैं बच्चों? 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन 6, सो दिस इज इक्वल टू हाफ, एंड द हाफ इज द आंसर। इसी तरह से बच्चों आप बहुत सारे केसेस ले सकते हो, इसमें प्राइम नंबर ले सकते हो। 2 डाइस अगर हम करते हैं बच्चों, तो 2 डाइस के केस में आपको मैं बताई थी कितने केसेस हो जाते हैं टोटल? 36 केसेस हो जाते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, एंड सिमिलरली 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, एंड 5 1 5 2 5 3, एंड 6 1 6 2 6 3। सो इस तरह से 6 आपका वर्टिकल और 6 आपका होरिजेंटल। तो टोटल फेवरेबल आउटकम बच्चों 36 हो जाते हैं। अब मान लो जैसे आपको दे दिया कि बताओ सम जो है वो 4 हो, तो सम 4 कहाँ कहाँ जाएगा बच्चों? पहले लाइन में 1 3, दूसरे लाइन में 2 2, तीसरे लाइन में 3 1, बस। अब चौथे लाइन से नहीं आएगा बेटा, क्योंकि चौथे लाइन में पहला ही 4 1 5 हो जाता है। तो क्या हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी चिल्ड्रन? 3 और अपॉन 36। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बताओ फटाफट, जो सुन रहे हैं मुझे बताओ तो क्या आंसर आ गया? लिखो चैट बॉक्स में, लिख के बताना चिल्ड्रन। The sum of number on both dice is equal to 4. The sum of number on both dice is equal to 4. What is the probability of outcome when 2 dice are thrown simultaneously? आंसर लिखो बेटा। आप, मैंने भी बता भी दिया, आंसर लिख के बताओ क्या आएगा। वापस हिंदी में भी बोल रही हूँ। 2 डाइस है, दोनों डाइस को हमने एक साथ फेंका। क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनका जो सम होना चाहिए वो 4 हो। मैंने आंसर भी बता दिया बेटा, आप लोग रिस्पॉन्स करो मुझे। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या बात है? कृष्णा तुम तो आंसर बताओ क्या होगा? दोनों डाइस के ऊपर सम 4। बेटा बहुत इजी है ना। 1 3 2 2 3 1 कितने हो गए? टोटल फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, और टोटल कितने हो गए? 36। तो 3 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 12 आंसर। बेटा कॉइन में 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और मोर टेल। ओके कृष्णा,
द आंसर इज वन और मोर टेल। अब देखो दो डाइस जब एक साथ कर रहे हैं बेटा तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो वन या मोर बेटा, तो टेल टेल एक प्रोबेबिलिटी, हेड टेल दो प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड वन टेल हेड। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए कृष्णा, 3 और टोटल आउटकम कितने हुए बेटा, 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3/4। गॉट इट कृष्णा? यस राइट, द आंसर इज 3/4। मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, आ गया ना आपको समझ में? ओके चिल्ड्रन।